नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख पहुंचकर, लेह पहुंचकर भारतीय जवानों का हौसला अफजाई की, उनके साथ मुलाकात की और पड़ोसी मुल्क चीन को लगे हाथ चेतावनी भी दे दी कि विस्तारवाद की जो नीति है वो नहीं चलेगी। भारत जो है विकासवाद के रास्ते पर चलना चाहता है। बहुत से लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया चीन का, लेकिन चीन ने उस बात को समझकर उसका जवाब भी दिया और आपत्ति भी जाहिर की कि चीन जो है वो विस्तारवाद नीति को नहीं अपनाता है। भारत चीन सीमा पर करीब करीब 1 महीना हो गया है, 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। तनाव अभी बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं। लेवल पर मीटिंग्स चल रही हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो चैनल्स हैं वो खुले हुए हैं और दूसरे देशों के साथ भी राजनयिक स्तर पर बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री के ने एक बात कही कि भारत जो है पूजा तो बंसीधारी कृष्ण की करता है, लेकिन उसके आदर्श सुदर्शनधारी कृष्ण हैं। ऐसे बहुत सारे मायने हैं जिनका क्या मतलब होगा। प्रधानमंत्री का अचानक लेह पहुंचना, जवानों के साथ बात करना, मुलाकात करना, इन सब मायनों पर चर्चा करने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में हमारे बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास साहब हैं, जिनका बड़ा लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी को समझने वाले, मानसरोवर की यात्रा और चीन की बेहद बारीक समझ रखने वाले अमिताभ सिन्हा साहब हैं। कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे और बहुत वरिष्ठ अनुभवी राजनेता राशिद अल्वी साहब और मेरी बेहद खास मित्र और MEA को मैं समझता हूँ MEA को बेहद करीब से समझने वाली, मैं उन्हें कहता हूँ कि LAC और LOC जो MEA की है उसको क्रॉस करके धमक और दखल रखने वाली रिपोर्टर स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात मेजर आपके साथ कि मेजर जनरल, प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने और उनके सुदर्शनधारी कृष्ण को आदर्श बताने के क्या मायने हैं? विजय, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर में लेह लद्दाख में 2011 और 12, और मैं उसको जमीन से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जो कल प्रधानमंत्री वहां पर गए तो उसने 2-3 जगह बड़े अच्छे मैसेज भेजे। एक तो जो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने जो जवान हैं, उनका मोराल बहुत हाई हुआ कि जब प्रधानमंत्री आपके आते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास और आपको मनोबल बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा हुआ। और दूसरा, कहीं ना कहीं चीन को भी बड़ा एक संदेश गया है कि भाई आप जो विस्तारवादी कि जो आपकी एक प्रकार से ये एक्टिविटी है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी और भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर कुछ होता है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो कहीं ना कहीं चीन मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, चीन को ये मैसेज बड़ा अच्छा मिल गया है। और उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान को भी इसका मैसेज मिला है कि क्यों पाकिस्तान जो है ये कलूजन की तरफ जा रहा है। ये विजय आपको देखना पड़ेगा कि आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान में 2 डिवीजन के करीब उसने जो है नफरी जोड़ ली है। और उसके साथ साथ उसका जो स्कार्दू का एयरफील्ड है उसमें भी जो इसको चीन को दे दिया है। उसके J-10 और J-11 जो जहाज हैं वो वहां पर हैं। तो एक प्रकार से चीन जो है पाकिस्तान के मिल के साथ दोनों ही ये कलूजन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी मैसेज देना बहुत जरूरी था। और तीसरा है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना, वो इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चले कि भारत बिल्कुल तैयार है और भारत कोई मध्यस्थता नहीं चाहता बायलैटरल इशू में, मगर भारत ने ये क्लियर मैसेज भेज दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत कोई पुश ओवर नहीं है और अगर जरूरत पड़े तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो बहुत अच्छी बात जो प्रधानमंत्री ने बताया, 2 बातें बताई कृष्ण के बारे में। एक तो बताया कि भाई वो बांसुरी लेते हैं तो वो सॉफ्ट उसका एक वो है कि हर लोग से दोस्ती करते हैं, मगर उसके साथ उन्होंने बढ़ाया जो चक्कर वाली बात है कि अगर जरूरत पड़े तो कृष्ण जो है एक प्रकार से वो रूप धारण कर सकता है कि जिससे दुश्मन का खात्मा किया जा सकता। तो चीन को इसलिए भेजा, हमारी दोस्ती को हमारी कमजोरी मत समझें। अगर भारत से आप इस तरीके से हमारी जमीन को हेपने की कोशिश करेंगे, अगर आप LAC से पहले जो 2000 अप्रैल 2020 तक था उससे पीछे नहीं जाते तो भारत किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। भारत जो है अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करेगा। अगर आप
नहीं जाते हैं। तो एक प्रकार ये चेतावनी दी है चीन को। मैं जानता हूं कि ना भारत युद्ध चाहता ना चीन चाहता, मगर चीन को समझना पड़ेगा अगर युद्ध होता है तो चीन का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि बैटल हार्डन्ड है। और भारत मैं पॉलिटिकल पर सवाल से के साथ सवाल करूं उससे पहले आपसे समझना चाहता हूं, फौज की बात शिवराज साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे बता दी और कहा कि फौज तैयार है, भारत के प्रधानमंत्री का क्या मायने हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक मायने क्या है इस सब और किस लेवल पर ये बातचीत चल रही है, कहाँ हैं हम, क्या हम जंग के लिए तैयार है या जंग के लिए जैसे कहा प्रधानमंत्री ने कि जो केवल ताकतवर लोग ही शांति चाह सकते हैं, इस सब का क्या मायने है? देखिए, जहां तक विदेश मंत्री का सवाल है वो बैठकों में शामिल हैं। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके साथ जो बैठकें चल रही हैं, लगातार दौर हो रहा है और जयशंकर खुद एक चाइना हैंड माने जाते हैं। इसके पहले भी जब डोकलाम के आप स्थिति की बात करें या उसके पहले चूमर या डिपसंग की बात करें, तो कभी नई दिल्ली में तो कभी बीजिंग में बतौर राजदूत रहते हुए जयशंकर ने उस पर भूमिका निभाई थी। लेकिन इस वक्त देखिए जो भी जो साफ तौर पर जो इसेंशियल फोकस है और जो टॉप डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्टिव्स इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहे हैं और इसमें सबसे जो अहम भूमिका है इस वक्त वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ ही आर्मी चीफ, इन तीनों के बीच में सबसे ज्यादा जो है इस वक्त तमाम चर्चाएं चल रही हैं। बाकी जो भी मंत्रालय हैं निश्चित रूप से डायलिंग वगैरह हो रही है। नई दिल्ली ने अब जाकर जो है पिछले एक हफ्ते में ब्रीफिंग की है। कल ही जो यहाँ जापान के राजदूत हैं नई दिल्ली में, उन्हें ब्रीफिंग दिया गया इस पूरे मामले में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने। और इसके पहले पिछले हफ्ते अमेरिका के राजदूत केन जस्टर, साथ ही रूस के राजदूत के साथ संपर्क साधे हुए थे कुदाशेव के साथ में। और जर्मनी और फ्रांस जो मुख्य जो या तो P5 में है, सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हैं, या भारत के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से हैं। आज जैसे आप अगर फ्रांस की बात करें, जहां से रफाल एयरक्राफ्ट्स के इस महीने के अंत तक पहली जो 6 सेट्स की डिलीवरी है उसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से देखिए जो बयान वगैरह दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात की गई है। फिलहाल भारत ने उनको कहा है कि जो टॉप लेवल सिग्नलिंग आई है कि हम इस मामले को इस वक्त खुद से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी की जो कल की भाषण का आप जिक्र कर रहे थे विजय, उसमें जो अहम बात है चीन का नाम नहीं लेना। एक कोर्स करेक्शन कल उन्होंने जरूर किया। 2 हफ्ते पहले उनके बयानों से जो एक बहुत भ्रांति वाली स्थिति बनी थी, बहुत मैसिव कंफ्यूजन हुआ था, उसके बाद बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देने की बात आई थी। उसके कंपैरिजन में अगर आप कल के स्पीच को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी था, उसमें एक स्ट्रेंथ वाली बात थी। लेकिन चीन का नाम नहीं लेना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि वो कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच इस वक्त अपना रहे हैं। एक तरफ चीन को ये संदेशा जरूर दे रहे हैं कि देखिए हमारी जहां तक सीमा पर तैयारियों का सवाल है उसकी सिग्नलिंग को लेकर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम एयरक्राफ्ट्स की एक्विजिशन कर रहे हैं। देखिए ले जाने के ठीक एक दिन पहले लगभग 40,000 करोड़ के एक्विजिशंस को क्लियर करना, रशिया से आप एक्विजिशंस लाने की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में संदेशा देता है कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, हम एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से हम निगोशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है ये सिग्नलिंग भी जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, और अगर आप बातचीत की मेज पर आते हैं तो आगे का रास्ता जो है हो सकता है कि इसमें हमें कोई लिमिटेड स्ट्राइक या एस्केलेशन की बात ना करनी पड़े। जी, अमिताभ जी के साथ आऊं, लेकिन जब स्मिता ने चीन के नाम नहीं लेने की बात की तो राशिद जी के पास जाना पहले जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस जो है बार बार ये बात करती रही कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम अभी तक नहीं लिया है, सर्वदलीय बैठक से लेकर नीमू तक पहुंचने पर। राशिद जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना देश की हौसला अफजाई और चीन के लिए जवाब देने लायक काफी नहीं है? देखिए, एक अच्छी बात की प्रधानमंत्री ने, फौज के बीच गए, फौज का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि गलवान वैली तक पहुंचते, जहां पे हमारे फौजी शहीद हुए हैं, उस जगह तक पहुंचते तो मैसेज ज्यादा जाता। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विस्तारवाद के वो खिलाफ हैं और विस्तारवाद को दुनिया ने ठुकरा दिया है। अमेरिका विस्तारवाद नहीं कर रहा है, आपने नाम नहीं लिया चाइना का। अमेरिका से ज्यादा विस्तारवाद तो किसी ने नहीं किया है। इराक पे कब्जा कर रखा है, लीबिया पे कब्जा कर रखा है, अफगानिस्तान के अंदर फौज है, ईरान को धमका रहा है, सीरिया के हालात खराब हैं। हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि जमीन पे जाके खड़े होके विस्तारवाद को कहा जाता। तो प्रधानमंत्री का क्या मकसद था, किसको मैसेज दे रहे थे?
चीन का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री घबराते क्यों हैं? अगर यही वाकया पाकिस्तान के साथ हो रहा होता तो मैं आप ही से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे होते। अमित शाह जी से लेके और बीजेपी का हर नेता सुबह से शाम तक पाकिस्तान की नाम लेके उसको धमका रहा होता। इमरान खान शायद पाकिस्तान के टीवी पे इतना नहीं आते जितने भारत के टीवी पे आते। तो चाइना का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? चाइना का नाम न लेने से चाइना को ये गलत फहमी होगी कि कहीं हमसे घबरा तो नहीं रहे, हमसे डर तो नहीं रहे। और प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं, न घुसा है न घुसा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ट्रांसलेट करके छाप रहा है, कह रहा है कि मोदी जी और हमारे बीच में तो कोई फर्क ही नहीं है, मोदी जी तो हमारी जबान बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रोपेगेट कर रहा है। अमिताभ तो जी, जब चाइना ये मानता है कि हम में कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, तो फिर मोदी जी मैसेज किसको दे रहे हैं? और मोदी जी किसी की बात सुनते नहीं, सेल्फ सेंटर्ड आदमी हैं। डिफेंस मिनिस्टर एक दिन पहले जा रहे थे, वो नहीं गए साथ। क्यों भाई? डिफेंस मिनिस्टर को क्यों नहीं ले गए आप साथ? आप डिफेंस मिनिस्टर है, साथ लेके जाते, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर की कहीं टीवी पे नाम नहीं आना चाहिए, सिर्फ मोदी जी का आना चाहिए। टीडीएस वहां पर उनके साथ थे, आर्मी चीफ भी उनके साथ थे। अमिताभ जी, कुछ जवाब दीजिए। आप दो बार मानसरोवर की यात्रा करके आए, तो पहली चिंता तो मुझे हो रही है कि अब तीसरी बार हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि चीन वहां पर घुसा हुआ है राशिद जी के हिसाब से, तो फिर आपकी दिक्कत होगी। फिर चीन का जवाब नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने, तो थोड़ा सा बताइए आप। विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बाबा के नाम के साथ शुरुआत की, मुझे बोलने का मौका दिया। अब इसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। बाबा महादेव की चर्चा शुरू कर दूं तो फिर मैं राजनीति में तो चर्चा ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा मैं पहले उस पर एक छोटा सा ब्रीफली बता दूं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, चीन में नहीं है। और तिब्बत क्यों चीन के पास है ये तो राशिद जी बता सकते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके पूर्वजों में जवाहरलाल नेहरू ने प्लेट में रख के दे दिया था तिब्बत। और तिब्बत जो बफर स्टेट था हमारे भारत और चीन के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में, एशियाई शक्तियों के बीच में, उसको उन्होंने देने दिया, जाने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब लिखा, चिट्ठी लिखी है, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने विरोध दर्ज किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उन्हीं के पूर्वज हैं पॉलिटिकली, यदि आप नेहरू जी को उनका बता। मैं तो नहीं, ये तो गांधी हैं, ये तो लोग गांधी हैं, पता नहीं कहां वाले गांधी, मालूम नहीं कौन वाले गांधी, नेहरू फिर गांधी। अब ये अलग ही चर्चा शुरू हो जाएगी कि कौन वाले गांधी, फर्जी वाले। प्रधानमंत्री जी की बात का जवाब मैं आ रहा हूँ। आपने बाबा की बात की। तिब्बत जो है वो अलग से आया, चीन ने उसको एक तरह से अपने पंजे में लिया। जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफी की वजह से, स्वर्गीय थे वो, हैं वो, नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने प्लेटर में दिया इसलिए क्योंकि चीन को उसको अपीज करना था, उनको किसी तरीके से खुश रखना था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी चीन को जाने दिया अपने कॉस्ट पे, वो सब बातें अलग में। मैं तो अभी ये बाबा की बात अलग है, क्योंकि अब तिब्बत दोबारा, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि चीन एकदम निश्चित रूप से, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जितने राजनीतिक क्षेत्र में, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में, मेरा चाइना स्पेशल सब्जेक्ट था जेएनयू में, एसआईएस में, तो मैंने उसमें भी ये बात आज भी मैं कह रहा हूँ दावे से कि 5 साल के अंदर चीन जो है वो पूरी तरीके से विखंडित होगा और मंगोलिया, शांजियांग प्रांत और ये तिब्बत, ये तीनों अलग होंगे यूएसएसआर की तरफ। और फिर हमारे बाबा जो होंगे हमारे लिए सुलभ रहेंगे। राशिद जी के सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं आ रहा हूँ, मैंने आपकी बात का जवाब दिया, अब मैं आता हूँ। बाबा के साथ तो दिक्कत है, वो तो पूरे दुनिया को चलाने वाले हैं, ये सब चीनी वीनी छोटी आंख वाले कहाँ जाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। That's a very racist comment. I'm sorry, Vijay. That should not be allowed. That's a very racist comment. Please take it back, Amitabh. I will not allow that on this. I am sorry. No, it's a very racist comment. You should not be making that comment. No, आप किसी के आंख नाक नक्श पर आप, you should not be making that. I am sorry if you don't like, it's your decision. No, it is a racist comment, sir. I am sorry. I will not be a part of this discussion if you allow for racist comments to be made. No, I am very clear. I am not ready to mince words with enemy country. I'm sorry. It is a racist comment, Vijay ji. I am afraid I'll not be a part of this discussion. Racism is allowed. Don't worry. I am not going to withdraw it. I am not going to withdraw it. Then I'm afraid I agree with the conversation. I'm afraid, Vijay ji, I'll have to join back later on. Thank you. ठीक है, आंख नाक चेहरे पर बोलने का फायदा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, बात है, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। छोटी आंखें, बड़ी आंखें। नहीं,
वो अलग बात बोलने है। का तरीका है। एक चीज सुनिए, ये चीजें जो है ना वो बहुत ही स्यूडो टाइप की चीजें हैं, ये बहुत ही नकली चीजें हैं। नहीं है ना, छोड़ दीजिए इसको, इससे नहीं, बात वहां पर ये जाती है कि हम वाकई में मैं शत्रु देश के प्रति जो अपनी भावनाएं रखता हूं उसको खुल के बोलूंगा, इसीलिए इसमें मुझे कोई परहेज नहीं है। और वो मैंने कोई उसी बात कही नहीं जिससे कि किसी का वो हो अपमान हो। वो एक ऐसा है जो फीचर है। अब हम लोग गेहूं रंग के लोग हैं, तो इसको यदि कोई गेहुआ बोलता है, ब्रिटिश बोलता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं बोलता, नहीं, ये डेरोगेटरी नहीं है। देखिए, ये डेरोगेटरी नहीं है और मैं इस बात पे एकदम स्पष्ट रूप से कायम हूं। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। वो लोग जिस तरीके के मानसिकता के लोग, इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हाँ, तो फिर ठीक है। यदि इस तरह के स्यूडो स्टैंड वाले रखने वाले लोगों के साथ वो मेरे से चर्चा ना करे तो ना सही, मैं वापस चला जाता हूँ, हट जाऊं। मैं कह रहा हूँ जो इशू है उस पर चर्चा हम लोग करें। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं तो उसी पे आ रहा हूँ। तो एक कैजुअल रेफरेंस की बात है, किसी को बुरा लगता है तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर ले, बाद में आगे बढ़े। ये तो प्रजातंत्र है। यदि इसमें आप इस तरह से किसी को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे, मेरा फर्म मानना है, एंड आई विल नॉट बैक ट्रैक। नंबर 1। नंबर 2, मैं अब आता हूँ कांग्रेस पे। कांग्रेस जो है उसको सब लोग आलोचना करते हैं, मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहादुर पार्टी है, इतनी बहादुर है वो। देखिए, एक चीज है क्या कि बेशर्मी में भी बहादुरी चाहिए। तो इनकी बेशर्मियत जो है वो बहादुरी के स्तर पे है। आप ये इनके जो युवराज हैं, श्रीमान राहुल गांधी हैं, जो भी हैं, उनको एक चीज बताइए। ये पीएम मोदी को कह रहे हैं कि आप गलवान तक क्यों नहीं कहे। मैं तो हाथ जोड़ने लगा। मैं बहुत आदर करता हूँ, ये बहुत वरिष्ठ हैं राशिद जी। लेकिन एक चीज बताइए कि इनके राहुल गांधी जी ने एक शायरी लिखी, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरे भैया, ये तो तुम्हारे लिए है। ये बताओ कि अक्साई चीन हुआ क्यों? जवाहरलाल नेहरू ने प्लेटर पे चीन दिया, हार गए 1962 में। अक्साई चीन लेके चला गया, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ले गया। उसके बारे में बात करने की बेशर्मी है। और आप कहते हैं कि ये तुम्हारे गलवान घाटी में आपने बात कर ली कि क्यों इतनी हिंसा हुई। किसने उनके साथ ट्रीटी की थी कि सेना पे जो होगी सीमा पर हथियार के साथ नहीं होगी? किसने? इनके कांग्रेस के उन्होंने खुर्शीद जी ने। तीसरी बात, अब देखिए, ये लोग कांग्रेस की बात करें तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी तो इनकी पार्टनर है कांग्रेस की। इन्होंने एमओयू साइन कर रखा है। आज तक दुनिया में, कम से कम भारत में तो हमने नहीं सुना कि विदेशी किसी राजनीतिक पार्टी से एमओयू। नहीं, एक चीज मुझे कितना बोला, मुझे एक चीज बताइए विजय जी, मुझे एक चीज बताइए, मुझे कितना समय? आधा मिनट, 1 मिनट? आधा मिनट नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बात पर अजय, ये सारी बातें तो आपने पहले कर ली भारतीय जनता पार्टी। राशिद अलवी जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एमओयू जो आपकी एमओयू के विषय में कोई बात नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चीन की इन्होंने की है, पार्टी के स्तर पे, कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसके आधार पे क्या ये चीन का पक्ष लेने के लिए बाध्य नहीं है? राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन का जो पैसा आया उसके कारण क्या ये बुरी तरीके से बंधे हुए नहीं? ये तो बोलेंगे वही चीन की भाषा। इनको यदि गलवान घाटी में प्रधानमंत्री को बुलवा के उसके ऊपर में गोला फेंकवा के मरवा दें तो भी ये लोग ताली बजाएंगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि देखिए, हर चीज में क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जब युद्ध का माहौल हो उस वक्त आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, क्योंकि देश की जनता तो वैसे ही आपको बुरी तरीके से नकार चुकी है। और क्यों अब ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आपका नाम लेवा कोई ना बचे। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी स्थिति ऐसी हो। जनरल शिवाजी, ये सुनिए, मैं अब अंतिम बात सुनिए, आई विल कंक्लूड। देखिए, अभी जो स्थिति है उस स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने जो चीजें की हैं, यदि एक कोई भी व्यक्ति बहुत ही मतलब जिसको अपॉलिटिकली यदि देखेगा तो उसको ये लगेगा कि आज के लिए अप्रोप्रिएट वही है। राशिद अलवी जी के दुश्मन तो अमेरिका है, चीन नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि साम्राज्यवादी अमेरिका है, उसको गाली दो। धन्य है ये, और धन्य है इन लोगों की समझ। आज की डेट में जब पूरे चीन के इस घेरेबंदी में एक अलायंस बन रहा है वर्ल्ड वाइड, चीन की इतनी ज्यादा शरारतपूर्ण नीतियों के खिलाफ में, वो पूरी दुनिया को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाने के लिए पूरी तरीके से एक तरह से उसके मुहाने पे खड़ा है।
उस समय ये अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। चलिए, इस पर इसका मतलब है स्पष्ट है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्रूव करता है कि राशिद अल्वी जी और इनकी पार्टी एजेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। ठीक है, उस पर जवाब देंगे राशिद जी, लेकिन मेजर जनरल राशिद जी ने जो सवाल किया कि गलवान घाटी तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्या प्रधानमंत्री घबराहट की वजह से नहीं गए, स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं गए, क्या है वजह कि प्रधानमंत्री जी को वहां जाना चाहिए था, आपको लगता है? देखो विजय, आपको सिचुएशन समझनी है। लड़ाई के दौरान में आपको टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन समझनी है। उनका मकसद था 14 कोर में जाना, कोर हेडक्वार्टर ले, और वहां तक ही जाना प्रधानमंत्री के लिए बनता जायज था। आप बैटल एरिया में नहीं जा सकते, फॉरवर्ड एरिया में नहीं जा सकते, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, टैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो ये शायद इसको समझना पड़ेगा कि गलवान घाटी के अंदर तो एक प्रकार से वहां पर तो एक्शन हुआ है, और वहां पर हम फेस टू फेस कहीं ना कहीं तो हम बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, भारत और चीन की फौजें। तो उसमें प्रधानमंत्री का वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का जाना था 14 कोर में, फायर एंड फ्यूरी कोर में, और उनका जो है कोर हेडक्वार्टर ले और नीमू को सिलेक्ट इसलिए किया गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि नीमू जो है एक प्रकार 15-20 किलोमीटर दूर है ले से, कारगिल और ले के बीच में। वहां पर इलाका बड़ा है, दोनों इलाके हैं, वहां से पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल भी है और आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है। तो शायद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो सिलेक्ट किया उसको इलाके को इसलिए सिलेक्ट, और एक बहुत बड़ा एरिया है क्योंकि प्रधानमंत्री बातचीत करना चाहते थे जवानों से, तो वो एक अच्छा था। मेरा मतलब यह है कि सिचुएशन को देखते हुए टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री का ले से आगे जाना ठीक नहीं था। और शायद उन्होंने मेरे को पूरा विश्वास है कि जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं, आर्मी कमांडर साहब ने और चीफ साहब ने यही उनको एडवाइस दी होगी, और वहां जाने से ही इतना मनोबल बढ़ा है 14 कोर में, क्योंकि 14 कोर हेडक्वार्टर तक जाना ही तो ऐसे है जैसे बैटल एरिया में जाना। और आप देखो भारत और चीन के अंदर फर्क, भारत अपने जवानों की शहादत को मानता है और वीरता की गाथा गाता है, और देखो वहां चीन में 40 लोगों को मार, 40 से ज्यादा जो सैनिकों को मार गिराया, पर युद्ध में मरे हैं वो, मगर वो 40 से ज्यादा युद्ध में मरे हैं। और चीन एक ऐसा देश है अपने जवानों के जो है वीर गाथा को नहीं बताता, ये नहीं बताता कितनी कैजुअलिटी हुई है। तो एक प्रकार से चीन के अंदर से आवाज आ रही है, जो लोग हांगकांग, ताइवान और यूरोप में हैं चीन के रहने वाले, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो चीन के सैनिक मरे थे उनका क्या पाप था, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उनकी वीरता को, और भारत को देखो। तो एक प्रकार यही है, ये ऐसा समय है विजय, इस समय भारत इकट्ठा होना चाहिए। स्थिति नाजुक है और हम लड़ाई की तैयारी में पूरे जुटे हुए हैं, और ये कभी नहीं कह सकते कि लड़ाई ना हो। हम नहीं चाहते लड़ाई हो, पर लड़ाई हो सकती है और इसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर चीन नहीं मानता है, हमारा मेन मुद्दा है कि आप अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करें। अगर वो चीन नहीं मानता, पैंगोंग फिंगर 4 और 8 से नहीं जाता है, तो हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर सर्दियों में वारण है तो हमारी काबिलियत है। और अगर आप देखो बैटल हार्डेंड है इंडियन आर्मी कंपेयर टू चाइना। चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। 1979 में जब वियतनाम के साथ लड़े थे तो वहां मुंह की खानी पड़ी थी। तो एक प्रकार से बात करते हैं, राशिद जी से एक बार पूछ लेता हूँ। राशिद जी, अब आप मेजर जनरल सिवाज की बात से सेटिस्फाइड हैं, अमिताभ जी की बात से भले ही ना हो, कि गलवान घाटी क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। गलवान वाली सरहद पे जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि चाइना ना घुसा है ना अंदर है, ना प्रधानमंत्री चाइना को एड्रेस कर रहे, कोई दूसरा बोलता रहे कि चाइना दुश्मन है मैं, और आप बोलते रहे। प्रधानमंत्री ये भी नहीं कह रहे कि चाइना दुश्मन है, तो फिर जाने पे सरहद पे क्या प्रॉब्लम थी? और मैं ये बताऊं, ये जो अभी कह रहे थे अमिताभ जी, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लूटे। भाई 2002 में सबसे पहले लोकसभा में मैंने ये शेर पढ़ा था, और ये अधूरा शेर है। उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी तब पढ़ा था, अब मोदी जी की सरकार में इसे पूरा किए देता हूं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे। मुझे राजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, और इसका जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब भी दे रहा हूँ। मैं बताऊं काफिले क्यों लुटे अमिताभ जी?
जी जी, मैं बताऊं काफले क्यों लुटे? जरूर बताएं। वो जो काफले का है राहबर जिसे हमने चुना है, वो जो काफले का है राहबर, वो है राजनों से मिला हुआ। हाँ, वही बात है, उसे काफले की फिक्र नहीं, के एजेंट उसे है कांग्रेस लूटने पार्टी का के ही लोग। काम है। और ये मैंने पूरा शेर पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। बार बार जवाहरलाल नेहरू को इल्जाम देते। अमिताभ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सन 62 में देश का बजट कितना था, बताइए आप ये देखिए, कट गया। नहीं, मैं हूं लाइन पे, मैं लाइन पे हूं जी। मुझे ये बताइए, देश का बजट कितना था जब चाइना से वार हुई? देश का बजट आपको नहीं मालूम होगा। 234 करोड़ रुपए कुल बजट था। एक मिनट। अरे भैया, किसने रोका था आपको बजट पूरा करने के लिए? उसके पहले जब चीन चढ़ा रहा था 1950 से, तिब्बत का जब उसने कब्जा किया था, उस क्या तैयारी की थी पंडित नेहरू तो अपने ही मेरी बात पूरी होने दीजिए। नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्कर में थे, उन्होंने चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दिला दी। सबसे पहला देश भारत ने मेरी बात पूरी होने चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के, क्या बात करते हैं यार, एक मिनट बताइए। मेरी बात, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को सबसे पहले देश ने मान्यता किसने दी? जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने। क्यों दी? काशी जी की बात जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जितना चाहे बोलिए। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था जी। त्रिवेदी जी, देश का पहला बजट, मैं आपका सम्मान करता हूं, गलत बात देखिए फिर बोल रहे हैं। नहीं गलत, मैं सम्मान कर रहे हैं। पहला बजट 197 करोड़ का था, 200 करोड़ का भी नहीं था, और 26 करोड़ डेफिसिट था। और डिफेंस बजट सिर्फ 34 करोड़ था, 34 करोड़। रुपए की कीमत क्या थी? करेंसी टाइप नहीं, करेंसी नहीं बना रहे थे वो। देश की स्थिति ये थी, देश नया नया आजाद हुआ था, और आप लोग तो अंग्रेज के साथ खड़े थे। आज आप हमें चाइना की बात करते हैं। आप अंग्रेज के साथ गोलमाल कर, मुंह ना खुलवाइए, गोलमाल खुलवाइए मत। सुभाष चंद्र बोस को इल्जाम लगाने में जवाहरलाल नेहरू का की भूमिका रही। जहां तक आपने कहा कि राजीव फंड में अंग्रेजों से मिले हुए तो जवाहरलाल नेहरू थे। चाइना की एम्बेसी से, मेरे भाई आपको पता नहीं कि आरएसएस को भी पैसा आया है चाइना की एम्बेसी से, और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को पैसा आया। विजय जी, इस तरह की एकदम गलत बयानी, त्रिवेदी जी, इस तरह मैं बात नहीं कर सकता। क्या बात कर, आप इसका जवाब दीजिए ना अमिताभ जी। नहीं, ये पैसा प्रूफ दीजिए। जब मैं बोल चुकूं तब बोलिए ना, आप बोल दीजिएगा। जब मैं कह चुकूं, इतनी तो आरएसएस के लोगों को समझ होनी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं, फिर आप बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे समझ नहीं है। आरएसएस को पैसा आया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को पैसा आया। इतनी बार कोई प्रधानमंत्री चाइना नहीं गया। 4 बार प्रधानमंत्री तब गए जब चीफ मिनिस्टर थे, 5 बार अब गए जब प्रधानमंत्री थे। चाइना के साथ झूला आप झूलते थे, और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि हम, राहुल गांधी कह चुके, कांग्रेस कह चुकी जी, हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं चाइना के मामले में, अपनी फौज के साथ खड़े। लेकिन आप सत्ता में हैं, सवाल पूछने का तो हक है ना हमें। और हमें छोड़ दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी सवाल कर रहा है कि चाइना की फौज हमारी धरती पर आ गई। सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के एमपी हैं, कांग्रेस के एमपी नहीं है। आप छोटा सा जवाब दीजिए जी। देखिए, बहुत छोटा जवाब ये है कि यदि किसी ने रायता फैला रखा है, तो राष्ट्राध्यक्ष के नाते उसकी, एक तो सबसे पहले चीन को मान्यता देने वाली सरकार कौन थी? जवाहरलाल नेहरू। पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने उसको ताकतवर बनाया। उन्होंने सुरक्षा परिषद में, मैं रिपीटेटिव साउंड कर सकता हूँ, सुरक्षा परिषद में भारत को मौका दिया जा रहा था, इन्होंने अपनी जगह चीन को दे दिया, और चीन जो है इतना ताकतवर बना इन दिनों, और उसके बाद तिब्बत को उसको हाथ में दे दिया। इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब आप अपने माथे पे इतना खतरनाक शत्रु बिठा देंगे, तो जो प्राइम मिनिस्टर है पहले तो चाहेगा ना कि उसके पूर्वजों ने, चलिए विरासत में ही सही, एक ऐसी गंदी स्थिति दे दी है तो उसको कैसे भी संभालें। उसने कोशिश की, प्रधानमंत्री ने, उन्होंने, कि किसी तरीके से चीन को यदि हम काबू में कर सके, इसी तरीके से एक, जैसे कि जिसको कहते हैं ना, कूटनीतिक पहल करते रहे।
लेकिन एक चीज बताइए कि उतनी ताकतवर होने के बाद चीन को कैसे सपोर्ट हुआ, क्यों इन्होंने एमओयू साइन किया? एमओयू का एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इतनी एग्रीमेंट पार्टनरशिप की कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में करने की कौन सी इनको बेचैनी हो गई थी? क्या इनके ऊपर जलन पैदा हो गई थी अंदर से अंदरूनी कि नहीं चाहिए, हम लोग तो पार्टनरशिप करेंगे? पार्टनरशिप करके राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लिए, प्रूफ है। देखिए आरएसएस और जो पीएम केयर फंड की बात जो कर रही है, इसमें आरएसएस तो एकदम ही शरारतपूर्ण असत्य वचन है। मैं इसको बहुत ही पूरी तरह सीरियस से नकारता हूं। यदि इनके पास कुछ है तो आए डॉक्यूमेंट लेके, लेकिन जो पीएम केयर फंड होगा या जो भी होगा वो एक राष्ट्रीय व्यवस्था है, उसमें यदि किसी ने दिया होगा मदद के नाते और वो डिप्लोमेटिक पार्ट, वो मदद के नाते हो गया। एक मिनट, हंसी आती इन लोगों के ऊपर। हाँ तो हंसना तो आप पे तो राशिद जी आपकी पार्टी पे तो देश हंस रहा है। आपको 51 ताश के 51 पत्ते होते हैं ना, आपको 51 पत्ते एक जोकर के साथ रख दिया है देश ने बना के। 51 ही तो हैं आप लोगों को ताश बना के रख दिया देश ने। हंस रहे हैं आप। उर्दू का एक शेर है। नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। एक मिनट चलिए बोलिए। देखिए विजय जी, ऐसी स्थिति में मुझे सिर्फ एक बात की अपेक्षा थी कि कम से कम चाहे लाख इनकी बेशर्मी किसी हद तक लांगे, लेकिन कम से कम अपने राजनीतिक हित का ही ध्यान रखते। और ऐसी स्थिति में ये देश के साथ, प्रधानमंत्री सेना के साथ सिर्फ जबानी खड़े हुए नहीं बल्कि वास्तविकता में खड़े हुए दिखते तो शायद इनको कुछ डिविडेंड मिल जाता। लेकिन इन्होंने तो अपनी कब्र खोदने के लिए अपने युवराज के नेतृत्व में तय कर रखा है। अब कोई नहीं मदद कर सकती, इनकी कोई शक्ति नहीं मदद कर सकती। इन्होंने ऐसे तुर्रे छोड़े जिसके सारे के सारे रिट्वीट हो रहे हैं। इनके राहुल गांधी के ट्वीट जो हैं वो वहां चीन में। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा कोई हिस्सा नहीं गया है तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि वहां पर जो कांग्रेस ने लगातार अक्साई चीन में जो कंसीड कर रखा था उसके बाद हमने कोई नहीं खोया है। और आज की डेट में भी यही है। ठीक है, 2020 के अप्रैल के बाद उन्होंने जो शरारतपूर्ण कार्रवाई की और जो 8 फिंगर्स के बीच में उन्होंने जो कुछ रास्ते आगे बढ़े हैं, वो इसीलिए क्योंकि लगातार वहां का एरिया जो था उसमें कोई भी कांग्रेस की इतनी 70 सालों के पूरे इतिहास में उन जगह रोड नहीं बनाया गया। डॉक्ट्रिन ये है कि वहां पर रोड होगा तो हमारे को सुरक्षा ज्यादा करनी पड़ेगी, तो रोड ही मत बनाओ। दिखाई कितना मूर्खतापूर्ण अब ये बयान है जो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। उन्होंने कहा कि जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को इसी तरीके से अनडेवलप्ड रहने दो। ये समय कम है, लेकिन हम नेहरू जी से आगे बढ़ने का भी वक्त है। अरे नेहरू का ही पैदा किया हुआ परेशानी है, आप नेहरू से आगे बढ़ जाइएगा। नेहरू ने जो बोया उसको बेशर्मी से यहाँ पर और ज्यादा लहलहाने की कोशिश है कांग्रेस की ओर से। अरे भाई, अब देश की जनता और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कम से कम एक बार तो बोलिए मुझ से कि नेहरू ने गलती की। अब मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ विजय जी कि ये सारा का सारा जो रायता फैला है वो किसकी वजह से फैला है? नेहरू की वजह से या किसी और की वजह से? आप एक बार तो बोल दीजिए अपने श्रीमुख से प्लीज। जी नहीं, मैं इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। अरे क्या बात करते हैं, एक बार तो बोल दीजिए सर, एक बार बोल दीजिए कि ये कैंसर किसने शुरू किया, किसके वजह से हुआ? लेकिन उसका इलाज भी तो करना होता है ना। किसने किया? एक मिनट, अपने प्लीज बताइए ना। आप थोड़ी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आप इतिहास के विशेषज्ञ हैं, चीन संबंधों के विशेषज्ञ हैं। आप बोलिए ना के साथ जो हुआ, आप बोलिए। इतना कहिए विजय जी, विजय जी, इस पूरे समस्या में शुरुआत कहाँ से हुई और कौन उसका जिम्मेदार था? जी राशिद जी इसको सपोर्ट करेंगे आपके आइडिया को शायद। क्या देखिए मेजर जनरल, देखिए आज 70 साल के बाद जब चाइना हमारी सरहद पर खड़ा है, मोदी जी से सवाल पूछने की बजाय जवाहरलाल नेहरू की गलती। अरे तो जवाहरलाल नेहरू ने चीन को बना दिया, देखिए फिर बोलना शुरू कर दिया। अरे क्या जवाहरलाल नेहरू की आपने एक वजह से एक आवारा जी ने खामोश कीजिए, मुझे तकलीफ होती है। पूरी तरीके से विपन्न था, पूरी तरीके से दरिद्र था, उसको आपने विश्व शक्ति बना दिया। आपने विश्व शक्ति बना दी उसको। आप बात कर रहे हैं और आप कर रहे हैं नहीं बोलना है आप तो फिर बेशर्मी की पराकाष्ठा है कांग्रेस की, बेशर्मी की पराकाष्ठा है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अच्छा अमिताभ जी, ठीक है राशिद जी, थोड़ा वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है जी। देखिए एक तो इनसे कहिए कि ये बेशर्मी और इस तरीके के अल्फाज, नहीं आपको बुरा लगा, अल्फाज नहीं है तो आपका ऐसे इस्तेमाल ना करें। देखिए राशिद जी, आप वरिष्ठ हैं, आपको बुरा लगा, मैं आपका सम्मान करके इस बात के लिए क्षमा मानता हूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अगर, लेकिन मैं कांग्रेस की बेशर्मी कर रहा हूं, आपकी नहीं। ठीक है, नहीं वो अल्फाज गलत है,
राशिद जी, जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, देश को आजाद कराया। आज आप टीवी पे बैठकर बोल रहे हैं, ये सिर्फ जवाहरलाल और गांधी की वजह से रहे। ब्रिटिश ने दिखाने के लिए, उनको नेता बनाने के लिए जेल में रखा, सुभाष बोस को किनारे करवाया। आप बात कर रहे हैं भगत सिंह को फांसी लगवाई। क्या मैं अमिताभ जी 1 मिनट उनको बोलने जी, इस तरह बहस मत किया कराइए अमिताभ जी। मैं इस तरीके का, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी की बात त्रिवेदी जी, मैं हटे जाता हूँ। अमिताभ जी 2 मिनट उनको बोलने दीजिए राशिद जी को। त्रिवेदी जी, मैं हटे जाता हूँ। जी आप बोलिए। नहीं, ऐसे थोड़ी बहस होती थी, थोड़ा तो तहजीब रखो। ये आरएसएस का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, अब आप फिर वही आरएसएस फिर वही बात होगी। देखिए, मैं ठीक है, मैं सिर्फ इतना, आज मुझे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को भी छोड़ दीजिए, मुझे इतना बचाइए। जनरल पुनाक का कहना है कि आर्मी चाइना की 2-3 किलोमीटर अंदर घुसकर 40 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किए हुए। नंबर 1। राजनाथ सिंह जी का बयान है कि हमारे सोल्जर्स गलवान वैली के अंदर शहीद हुए। आर्मी का बयान है, इन द वायलेंट क्लैश ऑफ गलवान वैली विद नेल्स, हमें रिजर्व आर्मी को बुलाना पड़ा। और एक बड़ी अजीब बात त्रिवेदी जी बताता हूं, एक हमारा फौजी है सुरेंद्र, जिसने रात को 12 बजे अपने पिता को फोन किया और उसने कहा कि हम थोड़े से लोग थे, 2000 चीन की फौज आई, उनके हाथों में डंडे थे, उसमें कीलें लगी थी, उन्होंने हमें मारा, मैं ठीक हूं, हमारे कुछ साथी शहीद हो गए और मैं हॉस्पिटल में हूं। ये बात मैंने कोर्ट की। उस फौजी को उठा लिया गया, उस फौजी का, उसकी बीवी का पता नहीं है, सुरेंद्र का, उसे कहां उठा के ले गए, मतलब कहां, देश को कहां ले जा रहे। ठीक है जनरल साहब, जनरल साहब सच बोलेगा, जवाब दीजिए। आपसे अगर सच बोलेगा, एक सवाल में जोड़ना तो चाहते उसे उठा के ले जाओगे। जनरल साहब जवाब देंगे, ये फौज का मामला है। समय नहीं है मेरे पास। राशिद जी के सवाल के साथ मेजर जनरल आपसे एक सवाल है कि क्या जो बात जंग की बार बार कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन की ताकत को कमजोर तरीके से नहीं आंकना चाहिए, और ये कहना कि 1962 का भारत नहीं है 2020 का भारत है, तो चीन भी 1962 का नहीं 2020 का है। इसका एक छोटा सा कॉम्प्रेहेंसिव जवाब दें कि हम जंग बिल्कुल ठीक बोला विजय, इसमें कोई शक नहीं। दुश्मन को कमजोर नहीं समझे, और अगर आप दुश्मन को कमजोर समझेंगे, ये सबसे ज्यादा मूर्खता है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर भारत इस चीज को ध्यान दे रहा है कि जो भारत की अभी स्थिति है वो बड़ी मजबूत है। हमने चीन को कमजोर नहीं समझा, मगर हमने अपने आप को ताकतवर समझा, हमने अपनी ताकत को बनाया है। हमें विश्वास अपनी ताकत पे है कि आज जो हमने बिल्डअप कर लिया है लद्दाख के अंदर, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो, या हमारा एयरफोर्स है जो कि एक प्रकार से बहुत आधुनिक है, और जो हमारी एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में है, चाहे वो अंबाला की, पठानकोट की, श्रीनगर की। और चीन को थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि उसकी एयरफील्ड हायर पे है और पेलोड नहीं लेता। हमारी बैटल हार्डन है, हम जो है पहाड़ों इलाकों में और ठंडे इलाके में लड़ने के काबिल हैं, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है और हमारे पास हथियार बहुत अच्छे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एट प्लेस ऑफ एप्लीकेशन हमारा पलड़ा भारी लगता है। मगर मैं फिर कहूंगा कि चीन को कमजोर समझना तो बेवकूफी होगी, हम नहीं समझ रहे। हम तो चीन को एक बता रहे हैं कि लड़ाई हम भी नहीं चाहते, अगर आप लड़ाई करना चाहते हो तो फिर हम तैयार हैं। मगर आपको जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है, स्पेशली पंगैंगसो फिंगर 4 से 8 तक और गलवान घाटी के अंदर जो आप अपनी तरफ पहाड़ों पे चले गए हैं, वहां से पीछे हटें। अगर नहीं हटोगे तो भारत की फौज कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ा मैसेज है चीन को। और चीन एक बात समझता है, चीन अगर आप पावरफुल हो, स्ट्रांग हो तो आपकी इज्जत करेगा, अगर आप कमजोर हो तो आपको ऊपर हमला करेगा। यह बात बिल्कुल साफ है विजय। हम आज उस स्थिति में हैं लद्दाख में कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि चीन कमजोर है, पर हम ये कह रहे हैं भारत भी कम नहीं है, और हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। भारत
चीन से ही नहीं, पाकिस्तान जो कि उसका एक आयरन फ्रेंड है, गिलगित बाल्टिस्तान में 2 डिवीजन डाल दी उसने, स्कार्दू का एयरफील्ड दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि बाईं तरफ से आपके वेस्ट से पाकिस्तान और आपके नॉर्थ और ईस्ट से चीन के साथ युद्ध हो सकता है। अगर दो फ्रंट की सिचुएशन भी आएगी तो भारत के अंदर यह काबिलियत है कि दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ सकता है और विजय आ सकता है। और भारत की एयरफोर्स नहीं, नेवी जो इंडियन ओशन में है बड़ा महत्व वाला रोल करेगी, क्योंकि जहां पर उसकी कम्युनिकेशन लाइन जाती है चीन की इंडियो पैसिफिक में, और तो वहां पर भारत की नेवी एक ऐसी नेवी है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर डालेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो पलड़ा भारत का भारी है। भारत युद्ध नहीं चाहता, अगर भारत के ऊपर युद्ध थोपा गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बार बार हम क्या कह रहे हैं, हम 62 के नहीं हैं, उस टाइम हम प्रिपेयर नहीं थे, हमारी सिचुएशन अलग थी, हम अभी आजाद हुए थे, हम मानते हैं, मगर अब हम बदले हुए हैं। 62 के बाद 1967 में ही हमने नथुला में चीन को दिखा दिया गया था भारत पुश ओवर नहीं है। 400 जवान भारत ने चीन को मार गिराया था नथुला में और अपनी कैजुअलिटी 80 थी। तो एक प्रकार से साफ सुथरा मैसेज है, भारत युद्ध नहीं चाहता, पर अगर जरूरत पड़ी तो भारत इसके लिए तैयार है। आपको पीछे हटना पड़ेगा, अप्रैल 2020 का स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल की बात पर आखिरी बात अमिताभ जी से लूंगा, लेकिन राशिद जी, फौज की तरफ से सिवा साहब ने अश्योर किया है कि हम चाहे 2 फ्रंट की भी लड़ाई होगी तो फौज तैयार है और भारत मजबूत है। अब अंदर की बात करें तो क्या अंदर से कांग्रेस जो है इस राष्ट्रीय संकट के वक्त या जो भी स्थिति है उसमें भारत सरकार, मैं मोदी सरकार बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा, भारत सरकार के साथ देने के लिए खड़ी हुई है? क्या उसका भरोसा करना चाहिए कि अंदर से आप पर? निश्चित तौर से सारा देश एक है। वेरी गुड। चाइना हमारा दुश्मन है, हम अपनी फौज के साथ हैं। भारत सरकार जो फैसले करेगी हम साथ हैं, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है। हम पूछेंगे सवाल प्रधानमंत्री से। आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन मुश्किल क्या है, जमाने भर में रुसवा हूं मगर ए वाए नादानी, जमाने भर में रुसवा हूं मगर ए वाए नादानी, समझता हूं कि मेरा इश्क मेरे राज़दां तक है। प्रधानमंत्री की ये गलतफहमी है कि वो सोचते हैं जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता। आर्मी जब प्रधानमंत्री बयान दे देगा, आर्मी नहीं बोलेगी उनके खिलाफ, उनकी पार्टी भी नहीं बोलेगी, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग तो जरूर आपसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, आपके साथ हैं, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे। अमिताभ जी, आखिरी बात की राशिद जी ने कहा है कि सरकार के राष्ट्र के साथ है कांग्रेस पार्टी और इस संकट में इस पर नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी मुस्कुराहट है वो उनके सवालों के साथ भी बनी रहे। आखिरी बात पूछ रहा हूं कि ये बंसीधारी कृष्ण के साथ चलने का वक्त है या सुदर्शनधारी योगेश्वर जो है उसके साथ जाने की आप सोच रहे हैं? देखिए, आपने बहुत एक जो उपमा दी है और प्रधानमंत्री जी के हिसाब से कृष्ण, प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ वही उन्हीं के हिसाब से आपने जो अभी कहा है, बंसीधारी कृष्ण जो है वो हिप्नोटिज्म के मास्टर थे। बंसी से उन गोपियां खींची आती थी, बंसी से वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को अपने साथ कर रहे हैं। और युद्ध की स्थिति आज की डेट में, आज ग्लोबल विलेज है, आज कोई भी देश अकेला युद्ध नहीं लड़ता। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के साथ, देश में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, लगभग साथ दिया आपका कह रहे हैं। नहीं, आप एक मिनट ये छोड़िए ना, इनके बात बताऊंगा इनके लास्ट में कंक्लूडिंग। तो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, ये तो पार्टनर है कम्युनिस्ट पार्टी के, चीन के। तो वहां पर देखिए जो पूरी दुनिया है वो आज भारत के साथ खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, नाटो कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, मतलब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई पड़ी है। और ये कोई आसान बात नहीं है, ये बंसीधारी कृष्ण की लीला है। और सुदर्शनधारी कृष्ण जो है वो सामने बता रहा है चीन और पाकिस्तान को कि चाहे हमारे पास यहाँ पर चाहे जो भी जयचंद हों, लेकिन हम यदि एक बार तय कर लेंगे तो तुमको शिशुपाल बना देंगे या तुमको हम कर्ण बना देंगे। देखिए, ऐसी स्थिति में जो सही मैसेज यही होता है कि आप सेना का मनोबल बढ़ाएं, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो पूरी दुनिया में जो नेतृत्व है वो आपके साथ खड़ा हो, जो कि आज हो गया है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राशिद जी जैसे लोग, जो कि सेना के जो कांग्रेस ने, माफी चाहता हूँ, राशिद जी नहीं, इनकी पार्टी, जो इनकी पार्टी ने जितना सेना का मनोबल गिराया है कि उन्होंने जाके, कमलनाथ जी ने वहां पर कहते हैं कि जाके एक सौदा किया कि ठीक है हमारे यहाँ से हम, उसको छोड़िए आप बात को। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, तो अब जो स्थिति ये है
कि अब स्थिति यह है कि जो जनरल साहब ने कहा उसकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि भारत ना सिर्फ पूरी तरीके से तैयार है, बल्कि वो सिर्फ अकेले नहीं तैयार है, उसके साथ पूरी दुनिया का जनमत उसके साथ है। सारे देश उसके साथ में खड़े हैं चीन के इस नापाक इरादों के खिलाफ। इन्होंने चीन ने गलती की है। अब चीन के उस पूरे गलत और जो गलत तरीके से उसने जो अभी तक काम किया है दुनिया को, जिसकी वजह से दुनिया त्रस्त हुई। दुनिया को ऐसा नहीं है कि पागल है कि भारत ने कह दिया और सब साथ आ गए। चीन के इतनी गंदी हरकतों और उनकी नीतियों के कारण पूरी दुनिया त्रस्त है और वो साथ आ गई है। तो क्या कारण था कि कांग्रेस ने उसके साथ जाके पार्टनरशिप किया? कांग्रेस पार्टी ने जाके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनरशिप किया। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसको देश पूछता है कि ये जवाब दे सकते हैं तो दे दें कि क्यों पार्टनरशिप किया। आपका जवाब बाद में लीजिएगा। त्रिवेदी जी एक बात मैं कह दूं, बार बार भारत को किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं होती, जोश से होती है जो हमारी फौज में है। ये भूल जाइए, दुनिया में आज की डेट में लड़ाई के लिए एक माहौल बनाना होता है। अमेरिका ने 5G की परमिशन दी है। चाइना को 5G की परमिशन दी है। इनका जो सबसे प्यारा दोस्त चाइना ने अभी बहुत सारे एग्रीमेंट चाइना के साथ किए। कोई खड़ा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू अमेरिका बहुत अनरिलायबल है। अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए। अमेरिका को हम अकेले काफी हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को लास्ट मिनट चिट्ठी लिखी थी। अकेले इनको बताइए, जब अमेरिका की जरूरत नहीं है। हारने लगा 1962 के युद्ध में चीन के साथ, तो पागल क्या आरएसएस के लोग हैं, ये अकेले कभी लड़ नहीं सकते। चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू के लिए कि मुझे फाइटर प्लेन भेजना, हमेशा एक ताकत की जरूरत रहती है। क्या बात करते हो जी आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा वक्त बहुत कम है। मेजर जनरल शिवात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद जी आपका बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका बहुत शुक्रिया। स्मिता बीच में छोड़ के चली गई, हमें तकलीफ है उसकी, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे हमें थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानवर्धन हो सकता था विदेश नीति को लेकर, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। और हम सब एक मत है इस बात पे कि हिंदुस्तान की फौज पर सबका भरोसा है और 2020 का भारत एकजुट है और किसी भी मुकाबले से लड़ने के लिए तैयार है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।